रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख का पहला लेग जो कि बायर्न के होम पे खेला जाने वाला है, जिसको काफ़ी लोग यहाँ पर रियल मैड्रिड के लिए एक एडवांटेज मान रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर हमेशा से हिस्ट्री रही है, यहाँ पर रियल मैड्रिड को ऑरा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आज के इस एपिसोड में हम लोग इस चीज़ पे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से रियल मैड्रिड यहाँ पर बायर्न म्यूनिख को अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकती। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर काफ़ी एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि मैनचेस्टर सिटी से ज़्यादा रियल मैड्रिड के लिए बायर्न म्यूनिख अनप्रेडिक्टेबल है। और आज इसी चीज़ पे बात करने वाले हैं और एक तरीके से हम लोग प्रिडिक्शन करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं। अब देखो, सबसे पहले दोनों क्लब की अपनी स्टोरीज के मोमेंटम पे बात कर लेते हैं कि यहाँ तक के पहुंचे कैसे हैं। देखो, रियल मैड्रिड ने यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी जो उनका ट्रेबल का एक रथ भी रोका है, लेकिन आप कह सकते हो कि इस पूरे कंपटीशन की या फिर इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टीम को हराया है। और यहाँ पर कहते हैं ना, जैसी बीमारी उसकी दवाई भी उतनी ही कड़वी होती है। और जितनी टफ यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी थी, उससे ज़्यादा कड़वा तो यहाँ पर रियल मैड्रिड के पास उसका सॉल्यूशन था, जो कि आज तक हमने एंसेलोटी से एक्सपेक्ट किया नहीं था। लेकिन ये भी बात है कि एंसेलोटी को उसका क्रेडिट इनफ दिया भी नहीं जाता है। यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने 80-70% तक पोजीशन रखा, लेकिन रियल मैड्रिड ने ऐसी पबजी वाली कैंपिंग करी पेनल्टी बॉक्स के बाहर कि मैनचेस्टर सिटी की सीक्वेंस या फिर यहाँ पर आप कह सकते हो कि पेप गार्डियोला का ये वाला टिकी टाका भी उस चीज को तोड़ नहीं पाया। और रियल मैड्रिड ने ट्रांजिशन पे एक बार फिर से दिखा दी कि क्यों रियल मैड्रिड सबसे खूबसूरत और सबसे थ्रेटनिंग काउंटर अटैक करती है अगर हम वर्ल्ड फुटबॉल की बात करते हैं। अब अगर बायर्न म्यूनिख की बात करें तो देखो, बायर्न म्यूनिख अंडर एस्टिमेट करने वाला क्लब है नहीं, एक यहाँ पर यूरोपियन रॉयल्टी भी है। लेकिन आर्सेनल ने जिस तरीके से खेला, आर्सेनल जिस तरीके से खेलती हुई आ रही थी, और खुद आर्सेनल की अगर हम यहाँ पर बिल्डअप पैटर्न की बात करें तो एक तरीके से वो मैनचेस्टर सिटी का लाइट वर्जन ही है, और कुछ एक्सपेक्ट में तो वो मैनचेस्टर सिटी से थोड़े से बेटर भी हैं। ऐसे में यहाँ पर बायर्न म्यूनिख अपने आप ही अंडरडॉग चली है, और ये तो हमें मानना पड़ेगा कि खुद उस टाइम तक टुकल के हाथ में कुछ था भी नहीं, और जितना जो बचा कुचा था वो जर्मन मीडिया और खुद बायर्न के मैनेजमेंट ने छीन लिया उससे हाथ से। इसमें बायर्न के ड्रेसिंग रूम में भी कुछ खास टुकल का सपोर्ट मिला नहीं उसको, और उसको कुछ यहाँ पर पिच पे ऐसा दिखाया भी नहीं कि यहाँ पर टुकल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से कह सके कि आर्सेनल को तोड़ के भी आ जाएंगे और हरा के भी आ जाएंगे। लेकिन जहाँ एमिरेट्स पे तो उन्होंने कंजर्वेटिव फुटबॉल खेला। बायर्न म्यूनिख जब अपने होम पे आई और जब बात आई गेम को आर्सेनल तक ले जाने की, तो पीछे तो टुकल भी नहीं हट। लेकिन अब इन दो ही गोलायत की बात करें, एक तरफ कॉन्ग है और दूसरी तरफ यहाँ पर गॉडजिला है। अब इन दो इस वॉर में जीतने वाला कौन है, और उसका पहला पार्ट हमको अलायंस एरिना में देखने को मिलने वाला है। देखो, यहाँ पर सबसे पहले दोनों ही टीम्स की जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ना, उन पे बात कर लेते हैं कि कौन अवेलेबल है और कौन नहीं। सबसे पहले अगर बायर्न म्यूनिख की बात करें तो वहां पर तो ऑलमोस्ट मिनी हार्ट अटैक वाली सिचुएशन है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ग्नाब्री और कोमन दोनों ही अपने 100% पे नहीं है, लेकिन मैच में इंक्लूडेड करने की पूरी संभावना है। इसी के साथ यहाँ पर टुकल ने खुद में बताया कि लेमर को एक एंकल इंजरी हुई है और डिलीट को एक नी में लिगामेंट वाली इंजरी है, लेकिन अगेन दोनों को ही मैच में फिट करने की संभावना है पूरी और कोशिश भी पूरी है। इसलिए इस समय बायर्न की अगर स्क्वाड की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी कौन खेलेगा या नहीं खेलेगा। फ्रैंकफर्ट में भी हेवीली रोटेट किया गया, लेकिन फिर भी टुकल ने उन प्लेयर्स को तो रखा ही रखा था जिनको यहां पर रियल मैड्रिड में खेलना है, और बाकी के जो उन प्लेयर्स को रोटेट करा उनका ज्यादा कोई प्राइमरी रोल देखने को मिलने नहीं वाला। जो सबसे बड़ा रोल है वो यही है कि कौन से वो प्लेयर्स है जो कि इंजरी से आ सकते हैं, और जो प्लेयर्स 100% नहीं है क्या वो अपने शार्पनेस को एलिवेट कर सकते हैं सबसे बड़े यूरोपियन क्लब के सामने। अब अगर बात करें यहाँ पर रियल मैड्रिड की, तो देखो रियल मैड्रिड में भी एक अगर हम बात करें रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट, तो ईडर मिलिटाओ ने स्टार्ट किया था। लेकिन क्या ईडर मिलिटाओ इतना परफॉर्म कर पाया कि वो अपने लिए जगह बना सके स्टार्टिंग 11 में? अब देखो, ईडर मिलिटाओ के भी अपने फैंस हैं जो कि डेफिनेटली इस चीज़ के लिए डिबेट करें कि मिलिटाओ के पास वो कैलिबर भी है और वो कैपेबिलिटी भी है, लेकिन नाचो ने भी अपना फैंडम बना तो लिया है। और ऐसे में यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी का जो एवेंजर्स गेम चलता है ना, ये जो चेस चलता है 4D वाला, कि टुकल को इधर डाल देंगे, कामाविंगा को बेड पर डाल देंगे और कहीं ना कहीं हो जाएगा 69। ऐसे में यहाँ पर लगता तो है कि रियल मैड्रिड के पास भी एक दो अनप्रेडिक्टेबल पत्ते तो हैं। साथ ही यहाँ पर कारवाल इस गेम के लिए सस्पेंडेड है, और इसी के साथ यहाँ पर मेरे को ही लगता है कि अटैकिंग में रियल मैड्रिड को कुछ भी डाउट है। हमको यहाँ पर जूड बेलिंगम देखने वाले नंबर 10, और डेफिनेटली यहाँ पे टोनी क्रूज का भी एक अनडिस्प्यूटेड स्टार्टिंग कंफर्म है। साथ ही यहाँ पर रॉड्रिगो विनीसियस भी हमको देखने वाले हैं। या मेंडी का थोड़ा सा भी डाउट है, लेकिन मेंडी का आप मान के चलो कि बिना मेंडी के तो कार्लो एंसेलोटी प्लेन ही ना उतरने थे जर्मनी में, तो मेंडी तो खेलेगा ही खेलेगा, इवन दो फ्रान गार्सिया की परफॉर्मेंस अच्छी थी। अब कारवाहाल नहीं है, लेकिन लूकास वास्कस ने भी सिटी के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस दिखाई है, तोड़ तो उसका भी कुछ नहीं था।
बढ़िया है यहाँ पर लुकास वास्केज जिस तरीके से खेल रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कार्वाहाल जिस परफॉर्मेंस दे रहा है उसके सब्स्टिट्यूट को भी उसी लेवल पे गेम को एलिवेट करना है। लेकिन अब बात करते हैं कि यहां पर इस गेम को दोनों टीम्स देख कैसे रही हैं। अब देखो, अगर बात करें यहां पर रियल मैड्रिड की, तो रियल मैड्रिड अपना कॉपी पेस्ट प्रोजेक्ट मैनचेस्टर सिटी वाला यहां डाल नहीं सकती, क्योंकि इससे हमको साइमल्टेनियसली बात करना पड़ेगा कि बायर्न कैसे खेलती है। अब देखो, अगर आप रिसेंट टाइम में यूरोपियन गेम्स को देखोगे, लाइक यूरोपियन ईयर्स को देखोगे, तो बायर्न डेफिनेटली यहां पर काफी डोमिनेटिंग पोजीशन के साथ खेलती है। लेकिन टुकल ने बताया है कि भाई वो भी एक हुक और क्रुक मैनेजर है, और कप कॉम्पिटिशंस में वो भी सेमीफाइनल में, जहां पर कोई भी एक मोमेंट आपको बाहर कर सकता है। ऐसे में यहां पर वो हुक और क्रुक को ज्यादा करेगा नहीं, हुक और क्रुक को ज्यादा तवज्जो देगा, और यहां पर डोमिनेटिंग पोजीशन वाला वो एक ऑब्सेशन रखेगा नहीं। ऐसे में यहां पर अगर हम कुछ की मोमेंट्स की बात करें, कुछ की एरियाज की बात करें, देखो सबसे पहला जो बायर्न म्यूनिख के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि हैरी केन अनस्टॉपेबल दिख रहा है। हैरी केन के साथ प्रॉब्लम यह है कि यार हैरी केन, मतलब रियल मैड्रिड के रेफरेंस में, कि हैरी केन एज अ स्ट्राइकर जितना खूबसूरत है उतना ही प्लेयर वो एज एन आर्टिस्ट, एज अ असिस्ट या फिर ड्रॉप करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसमें आपको यह भी समझना चाहिए कि जहाँ टेक्निकली अगर हम बात करें गोरेट्स्का की या फिर लेमर की, अब डेफिनेटली यहाँ पर पाव्लोविच का भी एक अच्छा रोल हो सकता है, लेकिन मूसियाला जो टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर है, अगर उसमें आप हैरी केन को भी डाल देते हैं तो पूरा सिस्टम थोड़ा सा पलट जाता है। और जहां रियल मैड्रिड की स्ट्रेंथ थी उनकी मिडफील्ड मैन मार्किंग और नंबर्स की है, बायर्न म्यूनिख इस चीज को हिला तो सकती है। अब देखो यहां पर फॉर एग्जांपल जैसे मैनचेस्टर सिटी में उसके पास 2 नंबर 8 थे, केविन डी ब्रुयने और बर्नार्डो सिल्वा, ये चीज बायर्न के पास है नहीं। लेकिन बायर्न के पास एक जो चीज बहुत बढ़िया है वो ये है कि केविन डी ब्रुयने और बर्नार्डो सिल्वा को हालैंड से ज्यादा मदद नहीं मिली, लेकिन यहां पर मूसियाला को हैरी केन से बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। और इसी चीज को रिप्लाई रियल मैड्रिड को करना, जो कि उनके स्टार्टिंग 11 से पता चल जाएगा। देखो अगर यहां पर चुआमेनी के साथ वो जाता है एज ए सेंटर बैक, तो डेफिनेटली आप इन पोजीशन बहुत बढ़िया हो सकते हो, आपका सेंटर बैक पे आप और कॉन्फिडेंट हो सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये है कि टोनी क्रूस और कामाविंगा का डबल पिवट ये मेक श्योर करने वाला है कि मूसियाला और हैरी केन को ज्यादा मौका ना मिले। अब जब टोनी क्रूस एक काफी बढ़िया प्लेयर है, लाइक आईक्यू लेवल पे अगर आप देखोगे तो एज अ सीडीएम उसने काफी ज्यादा लाइक अपने आप को इंप्रूव किया है ओवर द ईयर्स, कभी क्योंकि उसको करना नहीं पड़ा। लेकिन कामाविंगा की बात करोगे तो वो बैटिंग फ्रंट फुट पे करता है, वो वहां जाके टैकल मारता है जहां शाहिद अफरीदी पिच पे आके छक्का मारता है। लेकिन सीन यहां पर असल में ये है कि हैरी केन और मूसियाला इतने टेक्निकली गिफ्टेड हैं कि यहां पर आपकी एक छोटी सी गलती, आपका एक छोटा सा आउट ऑफ पोजीशन यहां पर स्टाइल आप गए तो दिक्कत हो सकती है। और इसलिए अगर चुआमेनी एज अ सीडीएम, जो कि एक ट्रेडिशनल सीडीएम है, वो एक ज्यादा कंजर्वेटिव रोल निभा सकता है हैरी केन को स्टॉप करने में। अगेन यहां पर फिर आपको समझना पड़ेगा कि कामाविंगा जाएगा बेंच पे और नाचो खेलेगा एज अ सेंटर बैक, जो कि अगेन एक डिलेमा है। लेकिन कुछ हद तक सिटी वाले गेम ने इसमें भी कॉन्फिडेंस दिया कि अगर ये भी होगा तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन इसी के साथ यहां पर बायर्न के पास एक बढ़िया चीज तो है कि डेफिनेटली किमिच एट राइट बैक, ये बहुत सही है। देखो फॉर एग्जांपल आर्सेनल के उस पे समझाते हैं, अगर गेम स्टेट पे समझाते हैं, आर्सेनल में हो ये रहा था कि बायर्न म्यूनिख इन पोजीशन काफी आगे बढ़ रही थी और उनके पास सीन ये था कि लेरोय साने एक काफी बढ़िया विंगर है, वो यहां पर कट इन साइड भी कर सकता है, लेकिन वो बाई लाइन पे रह के वो क्रॉसेस भी डाल सकता है। और क्रॉसेस वाला गेम हमने बायर्न और आर्सेनल में बहुत देखा। ऐसे में यहां पर ट्रेंट आर्नोल्ड को जितना मिडफील्ड में स्पेस मिलता है वो स्पेस किमिच के पास भी है। एंड द पॉइंट इज कि किमिच भी ओवरलैप भी कर सकता है और वो इन्वर्ट भी कर सकता है। इसका मतलब किमिच इन मिडफील्ड, जिसकी उसकी पासिंग रेंज एक्सीलेंस है, उसकी अगर शूटिंग एबिलिटी की बात करें बढ़िया है, और उसने जो आर्सेनल के अगेंस्ट गोल भी मारा था वो भी थर्ड मैन रन ही था, उसको मार्क करना यहां पर रियल मैड्रिड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज बायर्न के लिए काम नहीं कर रही है और जो चीज डेफिनेटली काम कर सकती है यहां पर रियल मैड्रिड के लिए, वो ये है कि अटैक ट्रांजिशन, जो काइल वॉकर और यहां पर मैनचेस्टर सिटी को भी कुछ हद तक स्ट्रगल हुआ था, बायर्न उस रेफरेंस में काफी ज्यादा लो है। किमिच यस इन पोजीशन ड्यूरिंग द ऑफेंसिव रन डेफिनेटली बहुत हेल्प कर सकता है, लेकिन क्या वो डिफेंसिव रन में मदद कर पाएगा, उस टास्क तक लाइक अपने आप को लिफ्ट अप कर पाएगा, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है। साथ ही साथ आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि बायर्न का डिफेंसिव जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी कोई इतना रॉक सॉलिड है नहीं, और मोर सो यहाँ पर रियल मैड्रिड क्योंकि पोजीशन हैवी पे खेलेगी ही नहीं, वो काउंटर ट्रांजिशन पे खेलेगी, इसीलिए यहाँ पर उनको काफी ज्यादा सीन हो सकता है कि अगर बायर्न को वो हाई लाइन पकड़ ले तो रियल मैड्रिड गेट इन बिहाइंड वाला रोल तो काफी ज्यादा निभा सकती है। लेकिन इस चीज पे भी जैसा मैंने कहा ना कि टुकल थोड़ा हुक और क्रुक वाला है, वो डेफिनेटली जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि रियल मैड्रिड ऐसी टीम लगती है जो कि 10 सेकंड तक पहले लगता है कि इनको गोल मारना ही नहीं है, लेकिन 10 मिनट बाद वो गोल 10 सेकंड बाद वो गोल मार के भी चले जाते हैं। इससे एक हिंट तो वो दे रहा था कि शायद से वो बायर्न
वो गलती नहीं करेगी जो सिटी का ऑब्सेशन था। बायर्न यहाँ पर रियल मैड्रिड को पोजीशन रखने दे सकती है और शायद से वो रियल मैड्रिड को उसी की दवाई खिलाने वाले हैं, जाकि यानी कि वो बायर्न म्यूनिख भी इन ट्रांजिशन काउंटर अटैक ही करने वाले हैं इवन एट होम। और ये चीज़ टुकल ने बताया है, ये चीज़ टुकल ने पहले भी दिखाया है गेम्स में और एक बार फिर वो दिखा सकता है, क्योंकि अटमोस्ट रिस्पेक्ट वो रियल मैड्रिड को जितना देता है उसको पता है कि रियल मैड्रिड को अगर हराना है तो केओस तो क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप कह सकते हो कि ये दो वो टीम्स हैं जो कि एक्चुअली में केओस में अपना गेम बनाने की कोशिश करेंगी। अब इस पूरे गेम में केओस में अल्टीमेटली जीतेगा कौन ना, ये डिपेंड करता है कि इन दोनों टीम्स के जो 11 प्लेयर्स उतरेंगे उनमें से कौन अपनी मोस्ट एफिशिएंसी वाली परफॉर्मेंस डालने वाला है। और वाल्वर्दे का ये बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि वाल्वर्दे और लुकास वास्केस की बात करें तो दोनों ऑफेंसिव फ्रंट पर हैं। और ऐसे में यहाँ पर आप कह सकते हो कि जूड बेलिंगम का भी एक काफ़ी अच्छा रोल होगा कि वो यहाँ पर सेंट्रल प्रोग्रेशन रोक दे। अगेन मैं तो यही चाहूँगा कि जूड बेलिंगम को इतने सारे रोल ना दिए जाए, बल्कि एक कुछ फाइनाइट रोल दिया जाए। और अगर रियल मैड्रिड को हाई प्रेस करना है, जो कि उनको करना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि रियल मैड्रिड इस गेम में हाई प्रेस करे, ना कि लो ब्लॉक में बैठे। इसका एक रीज़न है कि डेफिनेटली यहाँ पर आप थोड़ा सा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि फिर बायर्न भी काउंटर पे मार सकते हैं, और उन्होंने आर्सेनल के अगेंस्ट एमिरेट्स पे काउंटर पे ही मारे थे गोल। लेकिन रियल मैड्रिड को ये पता है कि बायर्न का बिल्डअप स्ट्रक्चर सिटी जैसा नहीं है, और अगर वो हाई प्रेस से सिटी को दिक्कत दे सकते हैं तो बायर्न से तो गलती करवा ही सकते हैं।